Good evening, students. कैसे हैं आप सब? So, we are again back with a new topic that is excretion, which includes both in plants and animals for IGSO. तो आइए डिस्कस करते हैं आज का न्यू क्वेश्चन पेपर. चलो, starting with the question number 1. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस. हमसे पूछ रहा है रेस्पिरेशन यानी कि वो एनिमल्स की अभी बात कर रहे हैं तो उसमें कौन से प्रोसेस होते हैं? इंस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सपिरेशन. वी नो कि पहले हमें इंस्पायर करना होता है यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है, उसके बाद पूरे हमारे ब्लड एंड टिश्यूज तक ऑक्सीजन रीच करती है एंड वहाँ से CO2 वापस एल्वोलाई तक ट्रांसपोर्ट होके रिमूव आउट, दैट इज एक्सपिरेशन होता है. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट. आगे देखें, एस्पिरेशन इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं होता. एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सपिरेशन नो एंड नन ऑफ द अबव. हमें पता है इंस्पिरेशन देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस देन वहीं से CO2 को वापस लेके एक्सपायर आउट करना है expiration. Clear? Moving to question second. A person met with an accident and died instantly without any injury to heart, brain, stomach and kidney. पर्सन का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसकी कोई भी इंजरी हार्ट, ब्रेन, स्टमक, किडनी इन किसी भी ऑर्गन्स में नहीं हुई. तो उसने पूछा है उसका रीज़न क्या हो सकता है. कि हमें पता है डायरेक्ट अगर उसका रीज़न हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके कोई ऑर्गन्स डैमेज नहीं हुए, यानी कि इन शॉर्ट उसकी ब्रीदिंग हैम्पर हुई है तब जाके उसकी डेथ हुई है, यानी कि लंग्स का कुछ ऐसा पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ ऐसा पार्ट हुआ है जो डैमेज हुआ है. जो अगर ऑप्शन में देखें इंटेस्टाइन गॉट ट्विस्टेड तो कोई इंटेस्टाइन का रोल ही नहीं है उसमें. तो आरबी से बिकम कोएगुलेटेड नहीं, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन में रोल होता, एकदम से डेथ कॉज नहीं करता. स्टमक स्टॉप डाइजेशन नहीं, उससे इंस्टेंट डेथ तो नहीं होगी. एंड डायफ्राम गॉट पंक्चर्ड, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट. डायफ्राम हमारा जो मेजर इंस्पिरेटरी मसल है जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को कंट्रोल करता है, अगर ये पंक्चर्ड हो गया तो उसकी वजह से उसी टाइम पे इंस्पिरेशन इंस्टेंट स्टॉप होगी और ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं करेगा तो बॉडी तक नहीं पहुंचेगी ऑक्सीजन एंड पर्सन की डेथ हो जाएगी. सो आंसर इज फोर्थ. क्लियर? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन थर्ड. इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स आर गवर्न बाय. यानी कि हमारे वेंटिलेशन की बात करें यानी कि उसमें कौन कौन से मूवमेंट आ जाते हैं? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो कि हमारी अगर नॉर्मल टाइम पे बात करें तो दो मसल्स कंट्रोल करती हैं. डायफ्राम जो कि प्राइमरी मसल है इंस्पिरेशन की, एंड हमारे इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स के बीच में होते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जनरली एक्सटर्नल की बात करते हैं बट फोर्सफुल हो तो इंटरनल भी एक्ट करता है. सो आंसर को देखें, मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स नो, इंटरकोस्टल यस बट इसके साथ में भी डायफ्राम, बोथ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. क्लियर? Moving to question fourth. In human beings, rib cage, this is rib cage and sternum move upwardly and outwardly. तो इसके लिए हमें अपनी बॉडी को फील करना है कि जब भी हम इंस्पायर कर रहे हैं तो आपको अपने दोनों रिब्स पे हैंड रखना है, दोनों लेटरल साइड पे, एंड फील करना है कि जब मैं इंस्पायर करूंगी दिस आई हैव इंस्पायर्ड तो मेरी बॉडी का मूवमेंट क्या हुआ, सॉरी स्टर्नम एंड रिब्स का मूवमेंट क्या हुआ, आउटवर्ड एंड अपवर्ड. तो मैंने क्या किया, इंस्पायर. जैसे ही मैं एक्सपायर करती हूँ तो मूवमेंट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड यही होता है. तो हम इसको देखें अगर तो क्या हमारा हुआ इस टाइम पे आउटवर्ड एंड अपवर्ड पूछ रहा है, यानी कि उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, इंस्पिरेशन. सो आवर आंसर इज फोर्थ. कैसे होता है, हमें एक एक प्रोसेस भी आना चाहिए कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन अकर कैसे हुआ. इंस्पिरेशन के टाइम पे डायफ्राम क्या होता है, डोम से फ्लैट शेप में यानी कॉन्ट्रैक्शन में चल जाता है जिससे वो डाउनवर्ड मूव करता है. जैसे डायफ्राम ने एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को इंक्रीज किया उसकी वजह से हमारे रिब्स और स्टर्नम का भी डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे इंक्रीज होगा, उसकी वजह से आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा. जैसे ही अंदर प्रेशर कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, सो हाई टू लो प्रेशर ऑक्सीजन गैस ट्रैवल करेगी और इंस्पिरेशन अकर हो जाएगा. ये हमारा इंस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है. और इसका उल्टा एक्सपिरेशन की अगर मैं बात करूँ तो डायफ्राम
अभी किसमें था, फ्लैट से, फ्लैट से अगेन डोम शेप में जाएगा, रिलैक्स होएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे डिक्रीज करेगा, उसकी वजह से हमारे रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी बट प्रेशर इंक्रीज होगा, तो अंदर प्रेशर हाई, बाहर प्रेशर लो, उसकी वजह से गैस हाई टू लो प्रेशर एक्सपायर कर जाएगी या एक्सेलेशन अकर हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसीजर हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आना चाहिए अच्छे से। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, इन मैमल्स द बॉडी कैविटी इज पार्टीशन इनटू थोरैसिक एंड एब्डोमिनल, यानी कि थोरैसिक और उसके नीचे एब्डोमिनल किससे डिवाइड होती है, हमारे बीच के डायफ्राम से। सो आंसर इज 4th, डायफ्राम ही वो मस्कुलर एंड फाइब्रस लेयर है जो कि हमारे थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर पासिस इनटू लंग्स ड्यू टू, अभी ही हम पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करके एंड एक बार ऑप्शन 1 देके, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी एंड फॉल इन लंग प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ी एंड प्रेशर लो हुआ जिसकी वजह से इनहेल कर पाया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉल इन प्रेशर इनसाइड द लंग्स से फॉल इन प्रेशर इंक्रीज सिर्फ इसकी दोनों की वजह से, मस्कुलर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, लंग्स का कोई एक्सपेंशन हो रहा है क्या, नहीं, तो आंसर इज फर्स्ट। मूविंग टू क्वेश्चन 7th, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स कवरिंग कॉजिंग सीवियर चेस्ट पेन, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, उसमें इन्फेक्शन आ गया है, यानी कि उसका अंदर का जो लिक्विड है वो रिड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरेसी। क्लियर? सो आंसर इज 4th। अगर एम्पाइसेमा की बात करते हैं तो एल्वोलर वॉल्स डैमेज होती है, एस्फाइक्सिया यानी कि इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिल्कुल ही जीरो जाती है, ब्रीदिंग बिल्कुल जीरो जाती है, हाइपोक्सिया दैट इज लेस ब्रीदिंग, कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, ज़्यादा नहीं है। सो आंसर इज 2nd, प्लूरेसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की अगर हम लोग बात करें एक बार तो कैसा होता है, दैट इज एस शेप सिग्मोइड कर्व, हमें पता है, हमें आना चाहिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व प्लस राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या होता है ये भी आना चाहिए, ये हो गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये आ जाता है हमारे पास, यही लेवल होता है एक्स एंड वाई का, सिग्मोइड शेप कर्व हो जाता है। एंड अगर बात करें ये हो गया राइट शिफ्ट जो कि टिश्यू लेवल पे हो रहा है, और ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट जो कि एल्वियोलाई लेवल पे हो रहा है, तो हमें इनके फैक्टर्स भी आने चाहिए। राइट शिफ्ट में क्या क्या कर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, तब जाके डिसोसिएट करेगा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, उसके अलावा H+ इंक्रीजेस तो pH डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये फैक्टर्स हमें आने चाहिए। इसी के अपोजिट लेफ्ट साइड पे तो हमें अच्छे से डिसोसिएशन कर्व की चीज पता होनी चाहिए, एंड शेप क्या हो जाएगी, सिग्मोइड कर्व। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन 9, द फंक्शन ऑफ ट्रैकियल सीलिया इज, सीलिया का फंक्शन है यानी कि क्लियर है कि जितना भी म्यूकस अंदर जा रहा है उसको ट्रैप करके रिमूव आउट करती है, डस्ट पार्टिकल्स को भी रिमूव आउट करती है, पास म्यूकस आउट नॉट इन। क्लियर? उसके अलावा क्वेश्चन 10th, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन शैल इंक्रीज, हमसे जो रेस्पिरेटरी रेट है अगर वो इंक्रीज कर जाएगी कब, जब बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होगी एंड CO2 कंसंट्रेशन हाई होगी, तब जाके रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंक्रीज होगी। तो अगर मुझे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो तो इंक्रीजेस नो, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सो आंसर इज 2nd। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Question 11th, in young roots the epidermal cells are extended to form root hairs, these root hair remain in direct contact with the air present between the soil particles and the oxygen from air enters into root hairs by simple diffusion and reaches to other cells of root for respiration। प्लांट्स की बात कर रहा है ये रेस्पिरेशन की, कि रूट के थ्रू क्या होता है, रूट हेयर्स ऑक्सीजन लेते हैं बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन, आपको इतना सा बताया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ओल्डर रूट्स, अगर हम लोग ओल्डर रूट्स की बात करें
जब हमारी रूट्स ओल्डर हो जाती हैं तो उस टाइम पे यानी कि हमारी जो बाग का कन्वर्जन है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंटी सेल्स। तो अगर क्वेश्चन 11th की बात करें, क्वेश्चन 11th में अगर फर्स्ट की बात करें हम लोग, तो ओल्डर रूट्स में किसके थ्रू एक्सचेंज होता है, लेंटी सेल्स के थ्रू, जो कि स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन दी बाग। क्लियर और कॉक। नेक्स्ट, एक्सप्लेन दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या हो रहा है, जब हम लोग स्टोमेटा की बात कर रहे हैं इसकी ओपनिंग की, एंड यहाँ हमने बात करी, यहाँ इतना नहीं बनेगा, बिल्कुल ये वाला जो गैप होता है ये आपका इतना सा ही रह जाएगा और ये ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर इतने से की हम लोग बात करें, तो जब ओपनिंग हो रही है, ओपनिंग के टाइम पे हम क्या बता रहे हैं कि ओपनिंग के टाइम पे हमारे सेल की टर्जिडिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वाटर एंड CO2 की कंसंट्रेशन की नीडेड है, वाटर एंड CO2 की रिक्वायरमेंट है, वो चाहिए। अंदर टर्जिड सेल होएगा, उसकी वजह से सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, तो ओपनिंग हो जाएगी। क्लियर। और यही मुझे अगर क्लोजिंग की बात करनी है, क्लोजिंग की बात करें तो हमारा सेल कैसा हो जाता है, फ्लैसिड, क्योंकि उसका वाटर एंड CO2 लॉस हो रहा होता है, तो उसको उससे बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या करता है, क्लोजिंग कर देता है। इसकी वजह से सेल श्रिंक आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो गया है कि और वाटर बाहर ना चल जाए स्टोमेटा के थ्रू, दैट इज ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा ना हो जाए, तो वो बंद कर देता है स्टोमेटा को। क्लियर, ये हमारा कंसेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन टू स्टोमेटा ओपनिंग इफ CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, CO2 कंसंट्रेशन अंदर बढ़ती जा रही है तो उसको और CO2 नहीं चाहिए, उसके लिए वो क्या कर देगा, हमारे स्टोमेटा की क्लोजिंग कर देगा। क्लियर, ये कंसेप्ट है हमारा। मूविंग टू नेक्स्ट, question 12, the air enters into the lungs through nostrils, trachea, then bronchi. From it air, here it enters to bronchioles and then it moves to bronchiole and then to thin wall alveolar sacs. ये आपको पूरा pathway दे रखा है कि हमारे कैसे कैसे air travel करती है। Then alveoli are rich in blood capillaries. At this place, oxygen from air diffuses into blood and is transported to all cells. यहाँ आपको exchange की बात कर दी उसने। This oxygen now diffuses into cell and is utilized for the ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर दी, ब्रेक डाउन की, रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन सेल्स विच लीड्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इट डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड बैक टू एल्वेलाई एंड देन आउट ऑफ लंग टू ट्रैकिया नोस्ट्रल्स, यानी कि यहाँ पे एक्सपिरेशन की बात हो गई। क्लियर। अब क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं, सूडोस्टाटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमसे ये पूछा है। तो हमें पता है वो नेजल कैविटी, एपिथेलियम ऑफ नेजल चैम्बर्स वहाँ होता है, प्लस ट्रैकिया में होता है एंड ब्रोंकाई में होता है। ये होती है सूडोस्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम की लोकेशन। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल्स एंड ऑल्फैक्टरी। वेस्टिब्यूल्स के फंक्शन की बात करें, वेस्टिबुलर रीजन की, क्या काम करता है, टू ट्रैप दी डस्ट पार्टिकल्स और वी कैन से फिल्टर दी एयर, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ये वेस्टिबुलर रीजन का काम होता है जहाँ पे हमारी स्किन एंड सेबेशियस ग्लैंड होती है। एंड ऑल फैक्ट्री की बात करें, जिसके वर्ड से ही क्लियर है कि वहाँ पे कैसे रिसेप्टर्स होंगे, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जिसका काम क्या होता है, स्मेल का, टू डिटेक्ट दी सेंस ऑफ स्मेल। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स का ये फंक्शन हो जाता है। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज लैरिंग्स। अगर लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स इज आर वॉइस बॉक्स, अनदर नेम इज वॉइस बॉक्स दैट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वोकल कोड्स होते हैं क्योंकि उसके पास ट्रू एंड फॉल्स वोकल कोड्स। व्हाट आर द कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, इसके कार्टिलेजेस की बात करें हम लोग, कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं इसके पास,
हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड, आर्टिनॉइड एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटुरिनी, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, बाकी सारे हाइलिन कार्टिलेज के होते हैं. नेक्स्ट व्हाट इज मीडियास्टाइनम. अगर मीडियास्टाइनम की बात करें हम लोग, तो दिस इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू लंग्स in which heart is situated or present. क्लियर, ये हमारा मीडियास्टाइनम हो गया. नेक्स्ट पूछा है आपसे प्लूरल मेम्ब्रेन. तो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर लेयर ऑफ लंग. प्लूरल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ लंग, जो कि किस में डिवाइड होती है? आउटर इज आर पेराइटल एंड इनर वन इज आर विसरल. ये दो लेयर्स हो जाएंगी इसकी. नेक्स्ट, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ डायफ्राम. अगर डायफ्राम के फंक्शन की बात करें तो इट्स दी मेजर इंस्पिरेटरी मसल, जो कि दोनों में हेल्प कर रहा है, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन, दोनों में हेल्प करता है. एंड मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल एंड फाइब्रस टिश्यू. इसका हमारा डायफ्राम बना होता है. तो हमारे को यहाँ पे सॉरी, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के ही क्वेश्चन हमने देख लिए. अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चंस देखे तो आपको पता होना चाहिए कि डिटेल हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ जाए. और यही हमने बात की ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा की, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए. उसके अलावा आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें पॉन्स, मेडुला, हमारे एओर्टिक आर्चेस, कैरोटिड आर्टरी कैसे हेल्प करते हैं आपको सब आना चाहिए, तब जाके ये टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग बनेगा. क्लियर? सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक. थैंक यू.